बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो FR का लास्ट हमारा स्टैंडर्ड है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। इससे पहले ये स्टैंडर्ड हुआ करता था IAS 18 और IAS 11 इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और रेवेन्यू। तो अब इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम है IFRS 15, जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी इसमें ऐड किए गए और जो रेवेन्यू IAS 18 की बातें थी वो भी इसमें आ गई। बट IAS 18 और IFRS 15 में बहुत मेजर डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं IFRS 15। IFRS 15 5 स्टेप अप्रोच की बात करता है। वो 5 स्टेप अप्रोच क्या है? वो कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, allocate the transaction price to each performance indicator and recognize the revenue when or as performance obligation satisfied। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जिन पे बात IFRS 15 करता है। तो सबसे पहले जो हमने बात की आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कहता है जब भी आपने रेवेन्यू देखना है तो आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करें। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह हो सकता है, यहाँ पे वो लॉ वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो रिटन हो सकता है, वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर कहता है उस कॉन्ट्रैक्ट में देखें कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, कि आपने क्या क्या करना है। जिस तरह अगर मैं एक मोबाइल फोन बेच रहा हूं तो साथ साथ उसकी क्या है, वारंटी है कि 1 साल के लिए। तो अब मैंने 2 चीजें हैं, मैंने वो वारंटी भी देनी है और मैंने गुड्स भी देनी है। मतलब मैं सर्विस भी दे रहा हूं और मैं प्रोडक्ट गुड्स भी दे रहा हूं। तो इसका मतलब कि मेरे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर कहते हैं डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब मैं देखूंगा कि इसकी टोटल प्राइस कितनी है और फिर उस प्राइस को एलोकेट करूंगा कि इसमें से सर्विस के कितने पैसे हैं और गुड्स के कितने पैसे हैं। और नंबर लास्ट, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। तो गुड्स जब मैंने ट्रांसफर की तो मैं सिर्फ वही एलिमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा जो गुड्स से रिलेटेड है। और सर्विसेज क्या है? एज टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो मैं उसको क्या बनाता रहूंगा, अपना रेवेन्यू बनाता रहूंगा। जिस तरह सर्विसेज हैं, मैंने 1 साल के लिए एग्जांपल ली, 1 साल सर्विस दूंगा, 6 महीने गुजर चुके हैं तो 6 महीनों का रेवेन्यू बना लूंगा, 6 महीने बाकी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो आज हम इन्हीं 5 स्टेप्स पे बात करेंगे और इसके साथ इसी स्टैंडर्ड के लास्ट में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी आज हम आज की क्लास में इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उन सारी चीजों को क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले जिसमें हमने बात की आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 इज डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने के लिए देखें, स्टैंडर्ड ने कहा अगर नॉन कैश कंसिडरेशंस होंगी, तो नॉन कैश कंसिडरेशन होंगी तो हम क्या करेंगे? नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होती हैं कि मैंने कोई भी चीज बेच रहा हूं तो जिसे बेची कस्टमर ने कैश नहीं दिया बल्कि उसने अपनी गाड़ी दे दी, उसने कोई अपना एसेट मुझे दे दिया। तो अब ये जो कंसिडरेशन है ये कौन सी है? ये नॉन कैश है। तो नॉन कैश कंसिडरेशन को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? एट फेयर वैल्यू। तो जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो मेरे लिए रेवेन्यू होगा। फिर इसी में एक बात उसने की, वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है? वेरिएबल आपको पता है, जिस तरह चेंज होने वाले को क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल कंसिडरेशन जिसने चेंज होना है। लेट्स सपोज आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और आपको यह कहा गया कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट करेंगे, जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे पर डे के मुताबिक
आपको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, लेट्स सपोज 1 मिलियन पर डे मिलेगा, और आपको पता है कि आपकी पास प्रैक्टिस है कि आप ये काम करते रहते हैं, आप 10 दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब अगर उसकी प्राइस 50 मिलियन थी तो अब आप 50 नहीं लेंगे, बल्कि अब आप कितनी लेंगे, 60 मिलियन लेंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब ये है। और अगर आप अनश्योर हैं, आपको नहीं पता कि मैं ये कंप्लीट जल्दी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर आप 50 मिलियन ही अपना रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। इसमें एक और जो पुरानी बात थी पुराने स्टैंडर्ड में भी और यहां पे भी अब इसकी ट्रीटमेंट में जो डिफरेंस आया है वो है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, तो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस क्या होता है कि अगर मैंने लेट्स सपोज 50 यूनिट सेल्स की हैं, मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं जी, 50 यूनिट्स। रिटर्न बेसिस क्या है कि मैंने कहा कि ये आप गुड्स ले लें, आपके पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन तक आप देखें, आप इस्तेमाल करें, अगर आपका दिल माना तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो पुराना स्टैंडर्ड ये कहता था ये सेल्स नहीं हुई क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। तो यहां पे हम चेंज क्या है, इसने कहा जितना हाईली प्रोबेबल होगा कि जितनी रिटर्न नहीं होंगी, मतलब अगर मैंने 50 लोगों को सेल्स की हुई है रिटर्न बेसिस पे, मुझे पता है कि 45 लोग वापस नहीं करेंगे, 5 लोग कर सकते हैं, तो मैं 45 को रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा और 5 को, ये 5 जो आइटम है, जो 5 जो यूनिट्स हैं, मैं इसे इन्वेंट्री में ऐड बैक करूंगा। मैं सेल्स कितनी रिकॉर्ड करूंगा, 45, और 5 को दोबारा से सेल्स में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट में भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि अपनी इन्वेंट्री का पार्ट रखूंगा। तो ये चेंज आया है। जो पुराने स्टैंडर्ड में हम बात किया करते थे कि हम सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। तो यहां पे ऐसी बात नहीं है, यहां पे उसने कहा कि जितना हाईली प्रोबेबल होगा तो आप उतना क्या कर लें कि जो रिटर्न नहीं होंगे वो आप सेल्स रिकॉर्ड कर लें। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने क्या बात पढ़ी, नॉन कैश कंसिडरेशन। तो नॉन कैश कंसिडरेशन में हमने क्या कहा कि किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर हमने बात की वेरिएबल कंसिडरेशन में, तो वेरिएबल कंसिडरेशन में हमने क्या बात की, वो पोर्शन, वेरिएबल कंसिडरेशन में वो पोर्शन जो हाईली प्रोबेबल होगा, जो चेंज नहीं होगा, हम उतना उसका क्या रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है कि मैं सेल्स आज कर रहा हूं और जो मुझे पैसे मिलेंगे मैंने आज सेल की और मुझे 1 साल बाद कैश रिसीव होगा, तो मैंने क्या करना है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मेरा रेवेन्यू होगा। और फिर इसे अनवाइंड भी करना है, तो अनवाइंड करूंगा तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम। लेट्स सपोज मुझे आफ्टर 1 ईयर 1.2 मिलियन मिलने थे, आज मैंने प्रेजेंट वैल्यू ली तो वो बन रही है 1.1 मिलियन, तो मैं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा, 1.1 मिलियन, और ये जो 0.1 है इसकी क्या एंट्री होगी, ये डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम। तो हम 1.2 को रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब होता है, जब एक सब्सटेंशियल पीरियड रिक्वायर हो। ये क्वेश्चंस आपको 2018-19 के अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट उसने पूछा था, एग्जामिनर ने फाइनेंसिंग कंपोनेंट का पूछा था, 2 अटेम्प्ट्स में लगातार पूछा था, तो आप ये देख भी सकते हैं पास्ट पेपर्स में। तो जब भी हमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट आएगा तो हमने क्या करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए नॉर्मली वो आपको डिस्काउंट फैक्टर गिवन होता है, तो आप इससे डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंटरेस्ट रेट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ईयर एंड है इधर आ रहा है तो हम अपने रिसीवेबल्स को इंक्रीज करेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे और बाकी आप क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड की जाएगी। तो अभी तक हमने ट्रांजैक्शन प्राइस में कितनी चीजें देख ली, वेरिएबल कंसिडरेशन, फाइनेंसिंग कंपोनेंट और नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन एट फेयर वैल्यू, वेरिएबल कंसिडरेशन जितना प्रोबेबल होगा, और नंबर 3 फाइनेंसिंग कंपोनेंट
तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। चौथी बात, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे सेल्स करने के लिए जो कस्टमर होता है उसे इंकरेज किया जाता है कि आप अगर ये टारगेट्स दिए जाते हैं कि अगर आप ये टारगेट मीट करेंगे, आप इतनी सेल्स करेंगे, तो हम आपको उसके बदले में एक एक्स अमाउंट पे करेंगे, हम आपको कोई भी चीज उसमें, आपको कोई फॉरेन टूर करवा देंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये क्या है? कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। अब ये कैसे होगा? देखिए, मैंने अगर कहा कि अगर मैंने टारगेट दिया कस्टमर को 10 मिलियन का, मैंने कहा आपका टारगेट है कि आपने 10 मिलियन की सेल्स करनी है, और अगर आपने 10 मिलियन की सेल की तो मैं आपको 1 मिलियन एज रिवॉर्ड इंसेंटिव दूंगा। अब ये जो 1 मिलियन मैंने देना, ये मैंने अपनी जेब से नहीं देना, ये मैंने कहां से देना है? वो मैंने इसी 10 मिलियन में से देना है। ईयर एंड आ गया और अभी तक उस कस्टमर ने 5 मिलियन की सेल्स की हैं, तो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? इसका मतलब क्या है कि उसने हाफ टारगेट अचीव कर लिया है, तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी है उसे देना? 0.5 तो मैंने उसे देना है ना। या आप यहां पे देख लें कि मैंने उसे कितना % देना है? मैंने उसे 10% देना है रिवॉर्ड। तो अब इस वैल्यू का 10% मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, तो इसका मतलब इसमें से उसका रिवॉर्ड कितना चला गया? 0.5 मिलियन। तो मैं अपना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा? 4.5 मिलियन। ये क्या पॉइंट है जी? कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। मैंने उसी टोटल प्राइस में से जो मैंने उसे पे करना है, जो इंसेंटिव है, वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है मैं उसे कोई उसकी शॉप के अंदर सेटिंग करके दे रहा हूं, मैं उसे हो सकता है कोई फॉरेन टूर करवा रहा हूं, मैं उसे कोई भी इंसेंटिव दे रहा हूं, वो मैंने इसी पैसों में से जो वो सेल कर रहा है उसी में से मैंने उसे देना है। तो अगर मैंने उसे कहा था 10 मिलियन की सेल्स करो और 1 मिलियन मेरे से ले लेना, मतलब 10% मैं आपको एज अ रिवॉर्ड दूंगा। अभी तक उसने 5 मिलियन की सेल्स की हैं, तो 5 मिलियन का 10% उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा जो कि 0.5 है। तो अब इसका मतलब मैं अपना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा? मैं अपना रेवेन्यू 4.5 मिलियन रिकॉर्ड करूंगा। तो हमने कहा जब भी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करें और उसमें ये 4 फैक्टर्स आ सकते हैं, उन चारों फैक्टर्स को कैसे ट्रीट करेंगे? वेरिएबल कंसीडरेशन की बात की। वेरिएबल कंसीडरेशन को हमने कहा जितना हाईली प्रोबेबल होगा, जिसका रिवर्सल नहीं हो सकता, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। नॉन कंसीडरेशन की बात की तो हमने कहा नॉन कंसीडरेशन को, नॉन कैश कंसीडरेशन को फिर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने बात की फाइनेंसिंग कंपोनेंट की कि अगर आपको पैसे बाद में मिलेंगे तो आज आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे और वो आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो इंक्रीज आएगा वो रिसीवेबल का इंक्रीज है, वो रेवेन्यू का इंक्रीज नहीं है, और वो जो इंक्रीज है वो इंटरेस्ट इनकम कहलाएगा। और हमने आखिरी बात क्या पढ़ी? कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। अगर आपने कस्टमर को कंसिडरेशन पे करनी है, तो अगर 10 में से 1 पे करना है तो इसका मतलब 10% पे करना है। ईयर एंड पे अभी तक उसने कितनी सेल्स की थी, अभी तक उसने टारगेट पूरा अचीव नहीं किया था, स्टिल हमने उसे पे करना है। हमने 5 मिलियन का 10% उसे दिया, हम अपना रेवेन्यू ही या जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो कितनी रिकॉर्ड करेंगे? वो 4.5 रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक हमने ये छोटी सी बात की है। इसके बाद चौथा स्टेप कहता है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका क्या मतलब है? अब हमने ट्रांजैक्शन प्राइस तो निकाल ली और हमने कहा था कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो हमने उसके अंदर क्या देखना है? हमने उसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखनी है कि हमने एक है तो फिर तो बिल्कुल आसान है। अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको किस तरह से एलोकेट करें? जिस तरह देखें, एक कंपनी 2 काम कर रही है, वो मशीन भी दे रही है और वो सर्विस भी दे रही है। अब मशीन किस में आ गई? गुड्स, सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस है। अब ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जब हमने गुड्स, देखो हमने लास्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। तो जब हम गुड्स ट्रांसफर करेंगे तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा, हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है।
सर्विस ओवर टाइम है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो मैं सर्विस को क्या करूंगा, अपनी पहले जिस दिन मैंने पैसे लिए, लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपया था जिसमें से 80,000 गुड्स के थे, 20,000 सर्विस का था, मैंने एलोकेट कर दिया। अब 80,000 मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, रेवेन्यू, और 20 क्या रिकॉर्ड करूंगा, लायबिलिटी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो मैं इस लायबिलिटी को कम करता जाऊंगा और अपनी इनकम बनाता जाऊंगा, रेवेन्यू बनाता जाऊंगा। ये बात समझ आ रही है आपको कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। तो यहां पे अगर हम देखें, जब हम एसेट बेच रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जब हमने गुड्स दे दी तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई होगी, बट आफ्टर सेल सर्विस तो हम कई महीने देते रहेंगे, तो ये तो वक्त गुजरता रहेगा, वक्त आने वाले टाइम में है, तो ये क्या कहता है, एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। तो आज ये मेरी लायबिलिटी बनेगी और वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा तो लायबिलिटी कम होती जाएगी और ये मेरे लिए क्या बनता रहेगा, मेरा रेवेन्यू, मेरी इनकम बनती जाएगी। इससे पहले हमने कहा था एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब अगर कंपनी ये कहती है कि मेरे से मशीन खरीदो सर्विस फ्री, तो अब उसने ये 20,000 का क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कहता है ऐसे नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 80,000 को आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो और सर्विस क्योंकि फ्री है तो सर्विस तो लायबिलिटी बननी थी। इस केस में क्या होगा कि ये जो 20,000 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ये जो 20% मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ये बराबर एलोकेट किया जाएगा। 20% डिस्काउंट इधर आएगा, 20% इसका कितना बनता है, 20% डिस्काउंट इधर आएगा, 16,000 डिस्काउंट इधर से चार्ज होगा, 4,000 डिस्काउंट इधर से चार्ज होगा, तो मेरे पास प्राइस कितनी आएगी, 16,000। ये 16,000 मेरी लायबिलिटी होगी और ये जो मेरे पास 64,000 है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरी इनकम होगी। मैं डबल एंट्री कैसे लिखूंगा, डेबिट कैश 80,000, क्रेडिट रेवेन्यू 64,000 और क्रेडिट liability which is deferred income 16,000। मतलब क्या हुआ कि मैं ये जो डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट मैं किसी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर सारा का सारा डिस्काउंट नहीं दे सकता। अगर दूंगा, अगर सारा डिस्काउंट इधर दे देता तो मेरी लायबिलिटीज ओवरस्टेट हो जाती, रेवेन्यू अंडरस्टेट हो जाता, और अगर सारा का सारा डिस्काउंट इधर लिख देता तो मेरा रेवेन्यू ओवरस्टेट हो जाता, मेरी लायबिलिटीज अंडरस्टेट हो जाती। तो हमने क्या करना था, हमने बराबर रेशो के अंदर, वो रेशो कितनी थी, 20% थी, तो 20% डिस्काउंट हमने गुड्स को दिया, मतलब मशीन की प्राइस में दिया, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में दिया, और 20% ही हमने सर्विस में दिया। आए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यही काम करेंगे। तो कहता है एस कंपनी सेल्स अ मशीन एंड 1 year फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 50,000। आप मशीन बेच रहे हैं 50,000 की। इट यूजुअली सेल द मशीन फॉर 60,000 बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। अदर सपोर्ट सर्विस ऑफर्ड बाय एस कंपनी अट्रैक्ट्स a markup of 50%. It is expected that the technical support will cost S company 10,000. How should the transaction price be allocated between the machine and technical support? तो अभी हमने बात की कि हम कैसे करेंगे। हम दोनों के अंदर पहले हम देखेंगे कि जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो हम किसको दे रहे हैं। हम दोनों में जो टोटल डिस्काउंट है हम उसकी रेशो निकालेंगे और वो मशीन को भी देंगे और सर्विस को भी देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्री टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं तो मशीन की प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लें या वो सारा का सारा जीरो रिकॉर्ड करें। तो जो डिस्काउंट है वो दोनों के ऊपर बराबर एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि आपके पास 60,000 का एक प्रोडक्ट था और दूसरा कितने का है, 15,000 का। 10,000 की कॉस्ट है, 50% मार्कअप है, तो ये टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 60 75। आप कितने की सेल कर रहे हैं, 50 की। तो अब ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ये कितना डिस्काउंट है, ये 25,000 है। ऑन व्हाट वैल्यू, ऑन विच वैल्यू, 75,000। तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। आप वो परसेंटेज दोनों से
डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट मतलब एक खास जो रेशियो आ रही है, जो डिस्काउंट आ रहा है, वो दोनों में बराबर उतना परसेंट ही डिस्काउंट लेस किया जाएगा। ये डिस्काउंट एक जगह से लेस नहीं किया जा सकता। आप ये अटेम्प्ट करें, अगर कोई इशू हुआ तो हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे रेवेन्यू में ये वो पोर्शन था जो 5 स्टेप्स थे जो हमने बात की। इसके बाद है जी रीपरचेज एग्रीमेंट्स। रीपरचेज एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि हमने सेल की और वही चीज हमने क्या कर ली, रीपरचेज कर ली। तो देखो, अगर तो हम सेल्स कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू से कम पे सेल कर रहे हैं तो वो सेल्स नहीं हुई, वो सिक्योर्ड लोन की ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, अगर हमने सेल की है, मार्केट वैल्यू पे की है और रीपरचेज कर रहे हैं, मार्केट टर्म्स पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसे सेल भी कंसिडर करेंगे और रीपरचेज जो कर रहे हैं वो हमारी परचेजेस में भी आएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम इसको एज अ सिक्योर्ड लोन ट्रीट कर रहे होते हैं कि हम सेल करके वो वापस ले रहे होते हैं। तो ये हमने लीज के अंदर भी बात की थी कि सेल और लीज बैक क्या होता है। फिर क्या है, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट्स क्या होती हैं कि हमने एक कस्टमर को बिल कर दिया और उसने कहा ये जो गुड्स हैं ये आप अपने पास रखें, मैं इस बाद में आपसे उठा लूंगा। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है, इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने किसी कस्टमर से एडवांस पैसे ले लिए, तो वो जो एडवांस पैसे ले लिए जब तक आपने उसे गुड्स नहीं ट्रांसफर की तो ये आपके लिए क्या है, ये आपकी लायबिलिटी है, आपका रेवेन्यू नहीं है। हाँ, जैसे वो गुड्स आपसे लेके जाएगा तो फिर वो आपका क्या बनता जाएगा, रेवेन्यू बनता जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट पोर्शन है वो वही पोर्शन है जो IAS 11 के अंदर था। वो क्या था, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रेवेन्यू किस तरह से फाइंड किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है वो विद इन ईयर नहीं कंप्लीट हो रहा होता, वो 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन ले रही होती है। वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 1 साल से ज़्यादा का टाइम अरसा ले रहा है। तो अब उस टाइम के अंदर हम रेवेन्यू को किस तरह अपोर्शन करेंगे, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है या हम अनश्योर है। अगर तो प्रॉफिटेबल होगा तो हम फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम देखें स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब हम फाइंड कर लेंगे, उस स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उन 2 मेथड्स में से आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड कर ली, फिर उसी के मुताबिक आप अपना रेवेन्यू और कॉस्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद आपका वो जो रेवेन्यू है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और जो कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और आखिर में हम देख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है या लायबिलिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम, जिस तरह मैंने कहा, अगर प्रॉफिट होगा तो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखनी, अगर लॉस होगा तो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं देखनी। अगर लॉस होगा तो वो लॉस सारा का सारा हम फर्स्ट ईयर में ही रिकॉग्नाइज कर देंगे। और अगर आप अनश्योर हैं, आपको नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जितनी आपने कॉस्ट इनकर की है वही आपका रेवेन्यू है। नो प्रॉफिट नो लॉस इन एन ईयर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ द एक्सपेक्टेड आउटकम इज प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड आउटकम कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम पता चल जाएगा। अगर प्रॉफिट है फिर हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेज होगी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इनपुट मेथड और एक को हम कहते हैं आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड क्या होता है, इनपुट किसे कहते हैं, कॉस्ट जो हम इनपुट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, कॉस्ट इनकर टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इनकर टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो मुझे परसेंटेज पता चल जाएगी मेरा काम कितना % कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने 10 मिलियन लगाना था, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी 10, मैंने आज तक कितना लगाया है 2, तो इसका मतलब क्या है, कितना % वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 20%। तो जब मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरे पास प्रोग्रेस कितनी है 20%, तो इसके 20% के मुताबिक प्रोग्रेस लिखूंगा। और इसी तरह अगर मेरे पास आउटपुट मेथड है, आउटपुट मेथड का मतलब क्या है, आउटपुट क्या होती है, सेल्स होती हैं। तो इसमें हम किस तरह फाइंड करेंगे,
वर्क सर्टिफाइड टू डेट, वर्क सर्टिफाइड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। कि अगर जितना काम कंप्लीट हो चुका, अगर मैंने यही काम करवाना होता तो इसके कितने पैसे होते? इसके पैसे होने थे 20 मिलियन। टोटल कितने? 50। इसका मतलब 40% काम हो चुका है। यहां पे हम किसको देख रहे होते हैं? आउटपुट को। पहले केस में हम क्या देख रहे थे? इनपुट, जो मैंने पैसे लगाए हैं। इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड, किसी भी मेथड को देखते हुए हम क्या करेंगे? हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड कर लेंगे और उस स्टेज ऑफ कंप्लीशन रेशियो की मदद से हम अपने रेवेन्यू के साथ परसेंटेज अप्लाई करेंगे, हम अपनी कॉस्ट के साथ परसेंटेज अप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और कितना कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। इसमें एक बात याद रखें कि अगर सेकेंड ईयर हो, जिस तरह अभी पास पेपर में भी सवाल आया था, तो उसने कहा पहले साल आपने 50% कंप्लीट किया था, दूसरे साल आपने 80% कंप्लीट कर लिया है, तो बताओ सेकंड ईयर में क्या आएगा? तो सेकंड ईयर में 30% जो इंक्रीमेंटल है, जो आपने सेकंड ईयर में काम किया है, सिर्फ वही सेकंड ईयर में आएगा, टोटल नहीं आएगा। तो जितना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस साल, जो आपने 80% प्रोग्रेस की, माइनस जो पिछले साल आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं वो माइनस करेंगे, तो इस साल जो आएगा वो इंक्रीमेंटल 30% ही आएगा। और कॉस्ट के केस में भी सेम केस होगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कॉस्ट इनकर टू डेट, जितनी आपने कॉस्ट इनकर की है आज तक, वो आपने किससे लेनी है? कस्टमर से लेनी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, प्लस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, जितना आज तक आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया है वो भी आपने किससे लेना है? कस्टमर से लेना है, लेस प्रोग्रेस बिलिंग या कैश रिसीव्ड। अब अगर मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, दिस इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, करंट एसेट में लिखा जाएगा। अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो दिस इज करंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी होगी। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमने बात की कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जितनी कॉस्ट इनकर की है, जितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज है किया आज तक, दोनों ऐड होंगे तो टोटल मैंने ये पैसे रिसीव करने थे, आज तक कितने पैसे रिसीव कर लिए हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो मेरा करंट एसेट है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो मेरी लायबिलिटी है। लेट्स सपोज मैंने कॉस्ट इनकर की थी 2 मिलियन, प्रॉफिट मेरा था 1 मिलियन और अभी तक मैंने रिसीव किया है 0.5, तो टोटल मैंने रिसीव कितना करना था? 3 माइनस 0.5, तो मेरे पास 2.5 जो है मेरा करंट एसेट है। और अगर मैं 3 से ज्यादा रिसीव कर चुका हूं तो जो एक्स्ट्रा रिसीव किया वो मेरी करंट लायबिलिटी में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोबारा हम बात कर लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले एक्सपेक्टेड आउटकम देखना। अगर प्रॉफिट हुआ, एक्सपेक्टेड आउटकम कैसे देखी जाती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट देखा जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखना। स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखने के दो मेथड्स हैं, कॉस्ट मेथड मतलब इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड। आउटपुट में आप रेवेन्यू देख रहे होंगे, रेवेन्यू के परसेंटेज में देख रहे होंगे, और इनपुट में कॉस्ट की परसेंटेज में देख रहे होंगे। तो कॉस्ट इनकर टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता चल जाएगी, या वर्क सर्टिफाइड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। तो ये क्या हो गए हमारे पास? कितने स्टेप्स हो गए? 2।
इसके बाद हमने कहा फिर हम क्या करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन को जितना टोटल रेवेन्यू उसके साथ कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट, और ये रेवेन्यू और कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और आखिरी जो हमने बात की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड कि कॉस्ट इनकर टू डेट, जितनी आज तक हम कॉस्ट इनकर कर चुके हैं वो हम किससे लेंगे, कस्टमर से लेंगे, प्लस हम क्या लेंगे, आज तक जितना हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं वो भी हम कस्टमर से लेंगे, और जितनी, क्योंकि साथ साथ हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, जितनी हम आज तक कैश रिसीव कर चुके हैं वो माइनस करेंगे। अगर हमारे पास, अगर हम ज्यादा कैश रिसीव कर चुके हैं तो हमारी लायबिलिटी है, और अगर हमने कम रिसीव किया तो हमारा करंट एसेट है। तो ये छोटा सा स्टैंडर्ड था और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एफआर के केस में। एफआर के एग्जामिनर तकरीबन हर अटेम्प्ट में अगर वो कहीं ना कहीं आपको ये एमटीक्यू के अंदर, लॉन्ग के अंदर, आपको रीड्राफ्टिंग के अंदर, आपको ट्रायल बैलेंस के साथ कोई एडजस्टमेंट दे देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज के हमने वीडियो लेक्चर में की, जिसमें डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, फिर एलोकेट करना, फिर रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू, फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी ये कोई ना कोई पॉइंट वो हर अटेम्प्ट में आपसे ज़रूर पूछता है। तो आपने इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है, सही से आपने इसको देखना है। और इंशाल्लाह अब अगला हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, हमारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम कंसोलिडेशन, कैश फ्लोज और बाकी जो रेशियोज और जो अदर एरियाज हैं एफआर के, उनको इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।